हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। दोस्तों, वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो लगभग है हमारा 1500 से 600 बीसी के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों इसका ये टाइम पीरियड है और ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे वैदिक सभ्यता से संबंधित हैं। दोस्तों, आने वाली परीक्षाएं जो भी आप देख रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। वैदिक सभ्यता का पूरा निचोड़ है इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों, आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस 2009 में इस प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों, क्वेश्चन हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। वे संस्कृत बोलने वाले थे। दोस्तों, ये सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे। ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। ये भी दोस्तों सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये गलत है। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो आर्यन सभ्यता के नाम से इसको हम जानते हैं, वैदिक सभ्यता को, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, कैसी सभ्यता थी? ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, वो हमारी शहरी सभ्यता थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है इसके हिसाब से। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों को दोस्तों जो तंबाकू होता है उसका ज्ञान इनको नहीं था। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, वैदिक काल में हम इसे श्रमण के नाम से जानते थे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है आज का। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो दोस्तों, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। एसएससी ग्रेड 1999 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है और आगे भी अन्य परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? दोस्तों, यह दी गई है ऋग्वेद में। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों, कौन सा क्रम है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ये बिल्कुल सही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन ए में ही हमें हमारा उत्तर मिल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो दोस्तों, वेद त्रयी हम बोलते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। जो शुरू के 3 वेद हैं इनको वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो दोस्तों, सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों, इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदिग्रंथ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, यह कहा जाता है सामवेद को। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? दोस्तों, प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। इन्होंने मनुस्मृति की रचना की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों, यह है श्रीमद् भगवत गीता। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो दोस्तों, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? दोस्तों, किस मंडल में मिलता है? तो वो मंडल है 10वां। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, पुराणों की जो संख्या है वो है 18। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण
इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण था दोस्तों, ये प्रकृति की उपासना करता था। किस देवता के लिए इंद्र में के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? दोस्तों ये हुआ है इंद्र के लिए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? अभी दोस्तों हमने पीछे पढ़ा था ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो यह संबंधित है दोस्तों ज्यामिति से, ज्योमेट्री गणित से। सॉरी, ज्योमेट्री गणित का ही एक पार्ट है ना, तो इसका संबंध ज्यामिति से है। अगला प्रश्न है, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों यह लिया गया है उपनिषद से। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 24वां, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो सबसे पहले दोस्तों ये कहाँ बसे? पंजाब वाले क्षेत्र में, जिसको हम सप्त सैंधव क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें दोस्तों आपको सुमेल करना है। दो लिस्ट दी गई हैं, पहले में दोस्तों वेद है और दूसरे में यज्ञ करता है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद पढ़ने वाले को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो ये होत्र या होता बोलते हैं, इसका फर्स्ट है। यजुर्वेद पढ़ने वाले को दोस्तों अर्धवर्यु बोलते हैं, इसका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सामवेद है, सामवेद पढ़ने वाले को दोस्तों उद्गात या उद्गात्री कहते हैं, और अथर्ववेद पढ़ने वाले को ब्रह्मा बोलते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो ए है वो सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपौरुषेय किस लिए कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों वैशेषिक दर्शन के है उल्लूक या कणाद। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। तो दोस्तों इसके दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों उत्तर मीमांसा के है बादरायण। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो दोस्तों सोम देवता के लिए समर्पित है वो है नवा मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दाशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दोस्तों ये जो युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था परुशणी नदी के तट पर। और परुशणी नदी का जो अब वर्तमान नाम है दोस्तों, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो रावी नदी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो दोस्तों धर्मशास्त्रों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो भू राजस्व की दर थी वो थी 1/6। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो दोस्तों यह जुड़ा है ब्राह्मण युग से। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो दोस्तों जो अछूत की अवधारणा थी वो धर्मशास्त्र के काल में पूर्ण रूप से क्या हुई है? उदित हुई है। अगला प्रश्न है, एशिया माइनर स्थित भोगजकोई का महत्व इसलिए है कि, तो दोस्तों कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र नासत्य का उल्लेख मिलता है। यही हमारा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा पहले ऑप्शन में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, गायत्री मंत्र देवी सविता को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो दोस्तों यह मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 37 है, न्याय दर्शन को कब प्रचारित किया गया था? किसने प्रचारित किया था? तो दोस्तों न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने, अक्षपाद गौतम। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने आते थे। तो दोस्तों निष्क जो होता था ये सोने का आभूषण कहलाता था। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है?
तो दोस्तों योग दर्शन के है पतंजलि, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, उपनिषदें पुस्तकें हैं, तो दोस्तों ये दर्शन पर आधारित हैं। 40 का डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 41वें दोस्तों क्वेश्चन में हमको मेल करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से। ठीक है, 4 वेद दिए हैं और इसमें इनके कार्य दिए गए, किस वेद से किसका संबंध है। ठीक, तो देखते हैं दोस्तों, जो ऋग्वेद है इसमें स्रोत और प्रार्थनाएं हैं, तो इसका तो हो जाएगा फोर्थ। यजुर्वेद दोस्तों इसमें स्रोत और कर्मकांड है, इसका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सामवेद में दोस्तों संगीत है, फर्स्ट हो जाएगा। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण है, तो इसका जो हमको ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो दोस्तों वैदिक साहित्य में सबसे अधिक बार जो वर्णन हुआ है वो सिंधु नदी का हुआ है, ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे। तो दोस्तों ये जो शासक थे कैकई के थे, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो दोस्तों यह हमें मिलता है कठोपनिषद में, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 है, वैदिक नदी कुंभा, इसको हम काबुल के नाम से भी जानते हैं, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, कहाँ निर्धारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो नदी है ये अफगानिस्तान में है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो दोस्तों इनकी जो प्रणाली है वो है पूर्व मीमांसा, ऑप्शन ए। सॉरी, कपिल मुनि का दोस्तों सांख्य दर्शन है। कपिल मुनि की जो प्रणाली जिसका उन्होंने दर्शन दिया है वो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। ठीक है, पूर्व मीमांसा के दोस्तों जैमिनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 47वां, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों ये मिले हैं में अतरंजी खेड़ा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो दोस्तों ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। प्रस्थानत्रयी में दोस्तों कौन शामिल नहीं है, भागवत। ठीक, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो दोस्तों कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, मेलिक, इसमें दोस्तों मेल करना है हमको 51 में। एक तरफ वेद दिए हैं और एक तरफ इनके हमको कार्य दिए गए हैं, किसका काम किससे संबंधित है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, अथर्ववेद का संबंध औषधियों से संबंधित है। ठीक है, और ऋग्वेद की हम बात करते हैं दोस्तों, तो ऋग्वेद का संबंध है ईश्वर की महिमा से फर्स्ट हो जाएगा, थर्ड और फर्स्ट हमको इसी में मिल रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन में, तो बाकी का मिलाने की जरूरत है नहीं दोस्तों, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यजुर्वेद में हमारा क्या है, बलिदान विधि है, और सामवेद में हमारा संगीत है, तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरक संहिता किस विषय से संबंधित है। तो चरक संहिता का दोस्तों जो संबंध है वो किससे है, चिकित्सा से है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो दोस्तों यज्ञ से संबंधित जो विधि विधान है वो यजुर्वेद में है, ऑप्शन डी। वैदिक युगीन सभा, जो वैदिक युगीन सभा है, ठीक है, इसमें दोस्तों गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, गलत। राज दरबार होता था, गलत। मंत्री परिषद थी, ये सही है दोस्तों, मंत्री परिषद हुआ करती थी, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है 55वां, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फिर है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ऑप्शन ए। 57 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो दोस्तों यह है सांख्य दर्शन, जिसके प्रतिपादक कपिल मुनि है।
ठीक है। अगला प्रश्न है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय इस दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई, तो ये हुई दोस्तों वैदिक युग में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो दोस्तों यह है आपका लुहार, यह लुहारगिरी। लोहे की खोज उस समय नहीं हो पाई थी। लोहे की खोज दोस्तों उत्तर वैदिक काल के अंत में होती है लगभग। ठीक, सॉरी, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बीच में लगभग। अगला प्रश्न है 60वां, मेल करना है दोस्तों इसमें भी। ठीक है, तो इसका मेल देखते हैं किसका किससे मैचिंग हो रही है हमारी। ठीक, आयुर्वेद का संबंध ऋग्वेद से है, सही है। धनुर्वेद का यजुर्वेद से है, सही है। गंधर्ववेद का उपवेद सामवेद का उपवेद है, सही है। शिल्पवेद अथर्ववेद से, सही है। तो ऑप्शन ए दोस्तों इसमें हमें यहाँ पर सही आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है दूसरे से 7वें मंडल तक को। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो दोस्तों भी बताया था पीछे, ये किस में होता है? अथर्ववेद में मिलता है। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? तो दोस्तों ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है आर्य शब्द। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो दोस्तों ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? कुल 10। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो दोस्तों मुख्यतः इनको माना जाता है कि ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो दोस्तों ये रचित है यजुर्वेद। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है अथर्ववेद में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो दोस्तों ये संस्था थी आपकी विदत। अगला प्रश्न है 69 है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो दोस्तों ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 70 है, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब हुआ था? ये कब अस्तित्व में आई थी? ठीक है दोस्तों, ये प्रचलन में आई थी उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? तो अनुलोम विवाह का अर्थ दोस्तों जो होता है वो होता है, इसमें उच्च वर्ण का पुरुष होता है और निम्न वर्ण की महिला होती है। इनके बीच में जो शादी होती है उसी को हम अनुलोम विवाह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब, तो दोस्तों प्रतिलोम इसका उल्टा होता है, जब उच्च वर्ण की कन्या होती है और निम्न वर्ण का पुरुष होता है। तो इन दोनों के बीच में जो विवाह होता है उसे हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, इसमें दोस्तों वैदिक युग में यव कहा जाता था। तो यव कहा जाता था दोस्तों जौ को। ठीक है, ये इसका तत्सम भी है जौ, जौ का तत्सम यव। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों व्रीहि शब्द जो प्रयुक्त होता है वो होता है चावल के लिए। अथर्व का अर्थ क्या है? तो दोस्तों अथर्व का जो अर्थ है वो है पवित्र जादू। क्वेश्चन नंबर 76 है, मैचिंग करनी है इसमें भी दोस्तों। ठीक है, तो शिक्षा का संबंध किससे? ध्वनि शास्त्र से। कल्पसूत्र का संबंध कर्मकांड से है। निरुक्त का संबंध शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से है। और छंद का संबंध दोस्तों छंद शास्त्र से है। तो यहाँ पर हमको मिलता है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है, महर्षि पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? सबसे प्राचीनतम स्मृति दोस्तों मनुस्मृति है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो दोस्तों आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है रामायण को। ठीक, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो दोस्तों प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। क्वेश्चन नंबर 81 है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सबसे पवित्र नदी माना गया है दोस्तों सरस्वती को। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो इसकी आधारभूत इकाई थी दोस्तों कुल या कुटुंब। ठीक है, कुल से बनता था ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन और जन से राष्ट्र। अगला प्रश्न है,
83वां, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो दोस्तों ये 250 सूक्त इंद्र के सम्मान में लिखे गए हैं। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो दोस्तों ये कहा गया है इसको अथर्ववेद में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया मैत्रायणी संहिता में। ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था किसको? प्रजापति को। ठीक है। और ऋग्वेद की बात करें दोस्तों, तो ऋग्वैदिक कालीन में जो सबसे उच्च स्थान प्राप्त था वो इंद्र का था। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, 87 है दोस्तों, 87वां प्रश्न है, मैचिंग करनी है इसमें भी। ठीक है। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित था, सही बात है। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था, ये भी सही है। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था, ये भी सही है। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था, दोस्तों ये भी सही है। तो प्रश्न के हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी मैचिंग दे रखी है। ठीक है। नदियां हैं और उनके आधुनिक नाम है। तो परुष्णी का नदी का नाम है दोस्तों रावी, हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है। परुष्णी का नाम क्या है? रावी है। और शतुद्री सतलज का आधुनिक नाम है अस्कनी चिनाब का। और विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है। तो ऑप्शन ए हमें यहाँ पर सही मिल जाएगा अपना। संस्कारों की कुल संख्या दोस्तों कितनी है? तो हिंदू धर्म में जो कुल संस्कार हैं उनकी संख्या हमसे पूछती है, तो वो है दोस्तों 16 संस्कार। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है इसमें भी दोस्तों। ठीक है। सुमेलित करना है इसमें। ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता था, सही है। देव विवाह में पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, यही सही है दोस्तों। सेकंड वाला भी ठीक है। आर्ष विवाह में क्या होता था? कन्या मूल रूप के एक मूल कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ा गाय और बैल चुकाकर किया गया विवाह, यानी कन्या के बदले एक जोड़ी बैल और दोस्तों गाय दी जाती थी। और प्रजापत्य विवाह में बिना दहेज का विवाह किया जाता था। तो इस प्रकार से चारों विवाह इस क्रम से लगे हुए हैं, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 91। ठीक है। इसमें भी विवाह दिए हुए हैं दोस्तों। ठीक। तो गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को बोलते थे, सही है। असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, ये भी दोस्तों सही है। सी ऑप्शन है राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, ये भी सही है। पिशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो इसमें भी दोस्तों चारों ऑप्शन जो है लाइन से दिए गए हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों, 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और मातृ ऋण। तो दोस्तों मातृ ऋण नहीं होता है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो किस प्रकार के बर्तन दोस्तों इस काल में थे, ये हमको बताना है। तो वो थे गेरुवर्णी मृदभांड, इसको दोस्तों ओसीपी संस्कृति बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? तो दोस्तों ये है हमारी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो दोस्तों यह मिला है हमको कहाँ पर? भगवानपुर, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 96वां, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों यह पाया जाता है ऋग्वेद में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97 है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? दोस्तों अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है गाय को, गाय को अघन्य कहा गया है, यानी कि ना मारे जाने योग्य। क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों, मेल करना है इसमें भी हमें। ठीक है। तो देखते हैं इसमें
संग्रहित्र ये कोषाध्यक्ष को बोलते थे, भागदूत कर संग्रहकर्ता को बोलते थे, छत्री ये पासे के खेल में राजा का सहायक होता था, और अक्षवाप यानी कि प्रतिहारी राजा प्रसाद का रक्षक, शिक्षक नहीं रक्षक होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों हमारे क्या है, छत्री है दोस्तों, छत्री छत्री का दोस्तों ये था रक्षक, छत्री होता था रक्षक, अवछाप होता था पासे के खेल में राजा का सहायक। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमें सही आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 99 प्रश्न है। ऋत इसको प्राकृतिक संतुलन भी कहते हैं, स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो दोस्तों ये कहा गया है आपके वरुण देवता को। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो दोस्तों जल या समुद्र का देवता बोला जाता है आपके वरुण को। ठीक है, 100 का सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 101वां। 3 क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो दोस्तों यह कहा गया है विष्णु जी को। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है फिर मैचिंग करने के लिए है। ठीक है, तो मैचिंग है दोस्तों इसमें पूषण ये विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, नहीं सॉरी पूषण दोस्तों पशुओं का देवता है। ठीक है, पूषण पशुओं का देवता है और रुद्र विवाह का देवता हो जाएगा। ठीक है, और धौ ये जगत के पिता हो जाएंगे धौ, और अदिति देवों की महान माता। तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों वहां पे हमारा सही आंसर हो जाएगा 2134। अगला प्रश्न है मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो दोस्तों मनुस्मृति का संबंध है समाज की व्यवस्था से। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 105वां है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों अवेस्ता का संबंध है वो है ईरान से। ये ईरानियों का एक पवित्र धर्म ग्रंथ है जिंद अवेस्ता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे अश्वों रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। दोस्तों यस परिचित थे, सही है। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये गलत हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 107वां। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? दोस्तों वो थी कुभा और क्रमु नदी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। तो दोस्तों सही है। रीत मूलभूत नैतिक विज्ञान विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो दोस्तों ये भी क्या है हमारा सही हो जाएगा। तो जब दोनों सही हैं तो हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो दोस्तों यह लिया था बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, इन्हें उत्तरी ध्रुव प्रदेश का निवासी बताया है। अगला प्रश्न है आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों 110वां। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। ये देखते हैं क्या है, सुमेलित करना है दोस्तों, इसमें भी मैचिंग करनी है। प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम है नदियों के। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले कुंभा नदी है। ठीक है, तो कुंभा नदी किसे बोलते हैं, काबुल को। तो इसका तो बी हो जाएगा। परसुनी रावी को बोलते हैं दोस्तों, सेकंड थर्ड हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन हमको बी में मिल रहा है ना। सदानीरा गंडक का नाम है और शतुद्री सतलज का नाम है। ठीक है, परसुनी रावी का है दोस्तों, ये छप गया है, शतुद्री सतलज का नाम है। तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।